उसके लिए एक बार अच्छी तालियां बजनी चाहिए। मुकेश जी को बहुत आभार। हमारे घर के लोग भी आ गए हैं। हेल्पेज इंडिया के डायरेक्टर के सिंह जी हैं, के अस्थाना जी, जिन्होंने हाई कोर्ट डिजाइन किए, हमारे बड़े भाई हैं, वो भी बैठे हुए हैं। मैं आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। जब तक आपका उत्साह नहीं मिलेगा, आप सारे लोग कवि हैं, मैं जानता हूँ। आप लोग दूसरे कवि को सुनना नहीं चाहते, ये भी हम जानते हैं, लेकिन मजबूरी जब हो तो पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो समझौता कर लेना चाहिए। इसलिए एक बार ताली बजाइए आप। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए कलहंस जी, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए, और सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। बहुत आशीर्वाद हमें मिला इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और उत्तर प्रदेश साहित्य सभा को, आप लोगों का। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कवि सम्मेलन कराया, ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी सेक्टर हो जीवन का, उसमें साहित्य आवश्यक है, क्योंकि वो हित के साथ चलता है। तो इसलिए मैं मुकेश जी को एक बार पुनः आभार ज्ञापित करता हूँ, और साहित्य सभा के जो सदस्य यहाँ पर बैठे हैं उनसे एक बार तालियों की अपेक्षा करता हूँ। आइए पहला कवि आपके सामने पेश करता हूँ। मुश्किल से भाई साहब ये 20 से 25 मिनट का कवि सम्मेलन है, इसलिए आप लोगों को कसम है कि आप लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। अब जो गया समझ लीजिए उसका घर अंदर से बंद मिलेगा, और फिर 5 घंटे खटखटाने के बाद ही खुलेगा, या फिर बाहर से बंद मिलेगा। गजेंद्र प्रियांशु वायरल कवि है, इनके बहुत फैन फॉलोइंग है। जब हम और मुकेश जी तैयारी कर रहे थे कि किन लोगों को काय पाठ कराया जाए, क्योंकि 25 से 30 मिनट का कवि सम्मेलन, उसमें भी कॉम्पैक्ट कविता हो तो किसको बुलाया जाए, बड़ी चर्चा हुई। तो मुकेश जी ने कहा कि 2 नाम मेरी तरफ से, बाकी आपकी तरफ से। हमने कहा 2 नाम कौन? बोले गजेंद्र प्रियांशु और सोनरूपा हमारी तरफ से, और बाकी आपकी तरफ से। अब बाकी में कोई बचता ही नहीं। ये भी इनकी बड़ी पॉलिटिक्स थी कि 2 कवि बुला लो, हम तो बाकी है। आइए गजेंद्र प्रियांशु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। एक छोटा सा हमारा चर्चा हमारे पास, प्रिय गजेंद्र प्रियांशु। सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। हिंदी दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। भाषा भारत राष्ट्र की कविकुल की सुखधाम, यह तुलसी की राम है मीरा की घनश्याम, मीरा की घनश्याम नए सुसार सजाती, दुल्हन इसका रूप जंजन है बाराती, कहा गजेंद्र कविराय लगाकर तन्मन स्वासा, नव यमुना का हार बना दो हिंदी भाषा। वाह, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। अभी ताश बजाने वाली नहीं है, बाद में बजाना। अभी तो मैं केवल अपना विद्वता झाड़ रहा हूँ। प्रणाम निवेदित करता हूँ। ऑलरेडी मुकेश सिंह जी का जब भी अवसर होता है तो वो कुछ न कुछ हिंदी के लिए आयोजन कर लेते हैं, और आप सब बहुत अच्छे हैं। मंत्री जी को आपने बैठा दिया है, पत्रकार और कवि और राजनीति सत्ता पक्ष का व्यक्ति बैठा हो तो क्या कविता पढ़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ूं, लेकिन ऐसा पढ़ूंगा कि थोड़ा आपको कम समझ में आए, आप ज्यादा थोड़ा समझ लेना। क्योंकि एक बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक दिन धर्मेंद्र जी बैठे थे नोएडा में, तो हमने कविता लिखी थी, मैं उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गया, तुम सवरती हुई से थी। अब संचालक से सर्वेश जी की तरह का ही कोई था, मुझे याद नहीं है। सर्वेश जी तो बहुत अच्छे हैं। अब उन्होंने धर्मेंद्र जी को सामने बैठा दिया, हमसे कह रहे वही कविता पढ़ो। हमसे कह रहे वही कविता पढ़ो। तो हमने कहा हमको जिंदा रहना है, उत्तर प्रदेश में रहना, हमको पढ़े कविता। फिर उन्होंने पढ़वाया। वैसे आज भी मंत्री जी को सामने बैठा दिया, हमसे कहा कि वही कविता पढ़ो जो हम कह रहे हैं। लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे। आप एक बार तालियां बजा दीजिए। चंद्रमा पर भारत का यान पहुंच गया, पूरी दुनिया ने अपना अपना अनुमान लगाया। हमारा गांव भी इसी पृथ्वी पर है, एक छोटा सा। तो हमारे गांव का अपना अलग संविधान है। वहाँ अगर पानी बरसता है तो पानी विज्ञान के कारण नहीं बरसता है, वहाँ जो
गांव के लोग बताते हैं वही मानना पड़ता है। अगर उन्होंने बता दिया अमेरिका उत्तर दिशा में है, पाताल लोक है, तो ये मानो आपकी अमेरिका वहीं है। और नहीं मानते हो तो मारे जाओगे गांव में, सीधी सी बात। तो गांव में जब चंद्रमा पर सब लोग वो यान पहुंचा, लोगों ने कल्पनाएं की, नए नए लड़के कल्पना करने लगे कि अगर वहां से ऐसा हुआ तो पबजी खेलने से चंद्रमा से अगर खेला जाएगा तो कैसा होगा। सागर तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, आपका आशीर्वाद मिले। 10 मिनट का समय है। सागर आइए बैठ जाइए, आप भी सुनिए। नहीं, वो सामने आप खड़े हो जाते हैं ना तो थोड़ा हमारे मुख्य दर्शक हैं वो ठीक है। नहीं नहीं ठीक है। स्वागत है। एक के बाद मैं फोटो खींचो चाहे 10 बार खींचो, मुंह में एक ही आएगा। कि अब की फागुन में जब शादियां आएंगी, अब की फागुन में जब शादियां आएंगी, घर में खुशियों की तब चाबियां आएंगी। खेल पबजी का जारी रखो चांद तक खेल पबजी का जारी रखो, चांद से चांद सी भाभियां आएंगी। थोड़ा थोड़ा आपका मन मिलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि पहले वहाँ नेता भेजो, पहले वहाँ संविधान बने, संसद भवन बने, तब जाके वहाँ लोग रहेंगे, अथवा नियंत्रित हो जाएगी सागर। तो गांव के बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, वहाँ नेताओं को नहीं जाना चाहिए। कारण क्या है कि चांद पर जाके सब पाप धो आएगा। ये हमारे नेताजी के लिए नहीं कह रहा, मैं तो दूसरे नेता के लिए कह रहा। ये हर मंच पे यही कहता, जो सामने नेता होता कहता इनके लिए नहीं कह रहे। मजाक में किसके लिए कि चांद पर जाके सब पाप धो आएगा, ईवीएम कह के रो आएगा, ईवीएम कह के रो आएगा। भेजो आम आदमी फूल बोए वहाँ, भेजो आम आदमी फूल बोए वहाँ, नेता जाएगा तो धान बो आएगा। एक बात तो ताली बजा सकते हैं। जाएगा तो धान बो आएगा। किसी ने और कहा कि ये राम जी का मंदिर भी बन रहा है और अचानक हमारा यान भी चंद्रमा पर सकुशल लैंड हो गया। कहीं न कहीं इसमें राम जी की मंशा हो सकता है जुड़ी हो कि हल हुए क्या सरल क्या कठिन आ गए, हल हुए क्या सरल क्या कठिन आ गए, सारे उत्तर किए प्रश्न बिन आ गए। राम ने मानो इसरो से जाकर कहा, राम ने मानो इसरो से जाकर कहा, चांद से बोल दो अच्छे दिन आ गए हैं। सकारात्मक अच्छे दिन आ। लेकिन चंद्रमा पर जाना कौन चाहिए, कवि से पूछा गया, एक अध्यापक से पूछा गया, तो उसने कहा कौन जाना चाहिए चांद पर। ये न टूटी हुई कश्तियां ले चलो, ये न टूटी हुई कश्तियां ले चलो, धर्म की जाति की बस्तियां ले चलो, मेरे बच्चों चलो चांद पर हम चले, साथ कापी कलम तख्तियां ले चलो। साथ कार्य थोड़ा शर्मा क्या रही है, थोड़ा सा आप अभी हैं, क्या है कि रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदि न खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। 2 मिनट का एक गीत सुनाता हूँ कवियों के लिए। कविता में ताली बज जाती है तो थोड़ा मन को अच्छा लगता है। कविता छोटी बड़ी नहीं होती है, ये हम लोगों की आदत में शामिल हो चुका है।
मैं पढ़ता हूँ कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, बहुत अच्छा किया। कहीं भरा मन कहीं से खाली। हम कवियों को क्या मिलता है? आपका दुलार मिलता है, बस यही हमारे लिए ऊर्जा है। कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। हिंदी दिवस है इसलिए एक घटना में हिंदी का अध्यापक हूँ। एक इंटर कॉलेज में आया 2001 में पढ़ाने आदरणीय राम बहादुर मिश्र जी हमारे बहुत पुराने समय से हमको जानते हैं। कवि सम्मेलन में उनकी उंगली पकड़ करके मैं चला। हिंदी के कब स्कूल में पढ़ाता था, गया पढ़ाने, तो हमारे रिश्तेदार हमसे पूछा करते थे कि क्या कितने पैसे पाते हो। ये नहीं कोई पूछता था रस पढ़ाते हो कि छंद पढ़ाते हो कि अलंकार पढ़ाते हो। मैं कहता था हिंदी पढ़ाता हूँ, तो ये पूछते थे कि ट्यूशन तो इसका चलता नहीं होगा, कितने पैसे पाते हो। मैं जितने बताता उस हिसाब से वो हमारी इज्जत करते थे। आज कवि सम्मेलनों में पूरी दुनिया में तमाम पैसा ख्याति आप सबका प्यार मिला है, तो तमाम ऐसे रिश्तेदार मिल गए जिनको मैंने कभी देखा नहीं कि कहाँ से आके तो ये जो समय, मंत्री जी भी इस समय मंत्री जी हैं, तो इनके आगे पीछे कितने सारे लोग हैं। जब नहीं रहे होंगे तो कैसे रहा होगा माहौल। ये वक्त पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी बड़ी निगाहें। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच दवाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। रात रात भर कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाली, कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाली। पनघट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और एक पंक्ति इस कवि सम्मेलन की तरफ से आपको निवेदित करता हूँ अल्प समय में। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया। ये गीत मैंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था, जो आजकल सार्वजनिक हो गया है। उसने मुझे फोन किया था, पूछा था कि क्या करते हो, तो मैंने कहा कि मैं हिंदी की सेवा में ये करता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, अंतिम पंक्तियां गीत की निवेदित है। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में। कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में। किसका कंगन
कंगन पहन के निकली हो पहले सावन हाय हाय हाय, क्या दर्द है। कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में, किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। जी की मुस्कान ये बता रही है कि वो अभी तो सवाल ही नहीं उठता है। हम अगर यहाँ पर हैं आदरणीय मंत्री जी अवनीश भाई साहब, तो सिर्फ आपके आकर्षण में है, बाकी जो पीछे बैठे हैं उनको कुछ मिलते हैं, है ना। अब कभी कभी भूल जाया करिए कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मालिनी भाभी तो बाहर गई हुई, आप घर जाके क्या करेंगे, तो आप प्लीज बैठिए। और आदरणीय जयवीर सिंह जी वो तो सिरसागंज में रहते हैं 300 किलोमीटर दूर, उनको भी जाना नहीं है। तो आप दोनों लोग ये भूमिका न बनाइए जाने की, जब तक हम कविता पढ़ के धराशायी न हो जाए तब तक आप लोग एक बार तालियां बजाइए। और मैं आदरणीय मंत्री जी की तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि वो बिना हमें सुने नहीं जाएंगे। अब उनकी मोहब्बत और हमारी हनन देखे कौन जीतता है, दोनों जीतेंगी। आइए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन है, छोटा सा है। मुझे याद आया जब गजेंद्र पढ़ रहा था, मैं कक्षा 6 में पढ़ता था योगेश्वर इंटर कॉलेज में। अद्भुत घटना है, अद्भुत घटना। हमारे मुख्य अतिथि आए, गोपाष्टमी में था, मुझे कविता पढ़नी थी, इतना बड़ा था मैं, 8.5 साल का, कक्षा 6 में। मैं माइक पे गया, मैंने कहा एक स्वरचित कविता सुना रहा हूँ, एक स्वरचित कविता सुना रहा हूँ। फिर मैंने एक कविता सुनाई और मुख्य अतिथि जो थे, मैं अभी उनका नाम भी बताऊंगा। जब मैं कविता पढ़ चुका तो उन्होंने हमको बुलाया, बेटा इधर आओ। मैंने कहा जी बैठ। जी गुरु जी। बोले ये कविता तुमने लिखी है? हमने कहा नहीं, हमने नहीं लिखी है। बोले किसने लिखी है? हमने कहा ये डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी ने लिखी है। तो उन्होंने कहा फिर तुमने ये स्वरचित क्यों कहा? अब जो एक बच्चे ने जवाब दिया है, इस पर पूरा सभागार मुस्कान उठाए। हमने कहा अंकल आपको पता नहीं है, जब कविता सुनाई जाती है तो पहले कहा जाता है स्वरचित सुनाना। तो ये स्वरचित कविता जो है मैंने पहली बार पढ़ी थी कक्षा 6 में। ये नहीं बताऊंगा किस वर्ष में, नहीं तो आप हमारी उम्र जान जाएंगे। हालांकि अभी हाल ही की बात है। मैं डॉक्टर सोनरूपा विशाल को आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक श्रेष्ठ कवयित्री है, शिष्ट कवयित्री है, शालीन कवयित्री है। इस समय जो मेले ठेले के मंच होते हैं उसमें दूसरी किस्म की कवयित्रियां होती हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश साहित्य सभा और इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई कार्यक्रम कराता है तो गरिमामय कार्यक्रम होता है। उसमें जो भी आमंत्रित होगा वो श्रेष्ठ और सरल, सज्जन और साहित्य से ओतप्रोत होगा। वो बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। मैं उनके पिताजी का शिष्य रहा हूँ और उनकी जो विरासत इनको मिली वो बहुत बड़ी है। बहुत बड़े कवि थे इनके पिताजी, मैं उनका नाम लूंगा, आप उनके सम्मान में तालियां बजाइएगा। मैं बात एक और कह दूं उससे पहले कि हम मुकेश भाई से मैंने निवेदन किया कि बदायूं में एक ऑडिटोरियम बन रहा है, उसका नाम उर्मिलेश जी के नाम से रखा जाए। हम आदरणीय मंत्री जी के पास गए, इन्होंने वहीं पर तुरंत फोन करके पता किया क्या हमारे विभाग का है ये? पता चला हाँ इनके विभाग का है। उन्होंने कहा सर्वेश जी जाइए, आपके गुरु जी के नाम से वो ऑडिटोरियम हो गया। तो ये साहित्य के प्रति जो भाव होता है, मैं उसको प्रणाम करते हुए सोनरूपा जी से एक छोटे से काव्य पाठ के लिए आमंत्रण दे रहा हूँ, वो आए और एक छोटा सा काव्य पाठ यहाँ पर प्रस्तुत करें। लेकिन आप लोग बड़ी तालियों के साथ एक शिष्ट और शालीन माँ सरस्वती के चरणों में सादर वंदन। आप सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और एक छोटे से काव्य पाठ के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। 4 पंक्तियों से अपनी बात रखती हूँ कि भावों की लय हिंदी है, मेरा परिचय हिंदी है, प्रेम प्रगति प्रज्ञा का धन, भारत की जय हिंदी है, भारत की जय हिंदी है। हिंदी मेरे लिए क्या है, मैं उसे अगर माँ के समकक्ष मानूं तो एक गजल जो मैंने कभी अपने माँ के लिए लिखी थी वो मैं समर्पित करना चाहती हूँ। उसके 2-3 शेर और एक छोटा सा गीत आप सभी में चलो। कि शाम सिनम रातों सी भीनी, भोर सी है उजियारी माँ। शाम सिनम रातों सी भीनी, भोर सी है उजियारी माँ। मुझ में बस थोड़ी सी
मुझ में बाकी सारी रातों सी भीनी सी है उजियारी माँ, मुझ में बस थोड़ी सी मैं हूँ, मुझ में बाकी सारी माँ, शाम सी नम रातों सी भीनी, माँ की सूरत और सीरत का कैसे मैं गुणगान करूं, फूल सच गिरा कोकिल वाणी, पूजा की अग्यारी माँ, सी नम रातों सी भीनी, वो सी है उजियारी माँ। और एक छोटा सा गीत, जैसा कि सर्वेश जी ने भी मुझसे कहा था कि उत्सवी परिवेश है, आज हम हिंदी का उत्सव मना रहे हैं, तो कोई ऐसा गीत हो जिसमें आप सभी का मन रंग रंग हो जाए, उत्सव उत्सव हो जाए। तो सर्वाधिक जो रंग होता है जीवन में, उत्सव का जो रंग होता है वो प्रेम का रंग होता है। तो कभी किसी स्त्री के जीवन में जब प्रेम आता है तो उसका परिवेश, उसका मन, उसका जीवन किस तरह से खुशनुमा हो जाता है, वो इस गीत के माध्यम से मैंने कहने की कोशिश की है। आप सभी मेरे साथ स्वागत है, स्वागत है। कि तितलियों ने दिए रंग मुझे और चिड़िया चहकती गई। आप सभी का साथ मांगती हूँ। हाँ। कि तितलियों ने दिए रंग मुझे, तितलियों ने दिए रंग मुझे और चिड़िया चहक दे गई। और बंदे विजिट करती हूँ कि बारिशों ने इशारा किया, साथ आओ जरा झूम लो, देख लो रूप अपना खिला, आईने को जरा चूम लो। ये हवाएं घटाएं मुझे, ये हवाएं घटाएं मुझे, आज अपनी लहक दे गई। ये हवाएं घटाएं मुझे, आज अपनी लहक दे गई। तितलियों ने दिए रंग मुझे, और बन सुनिएगा कि चैन की संपदा त्याग कर अनवरत एक तरफ को चुना, याद का एक स्वेटर यहाँ नित उधेड़ा तुम्हारा बुना, लग रहा है ये लहरें मुझे, भावनाएं विसमिधाएं बन मुझको अपनी दहक दे गई। भावनाएं अच्छी पंक्तियों का अच्छी तालियां आ सकती हैं। हाँ। मुझको अपनी दहक दे गई। तितलियों ने दिए रंग मुझे और चिड़िया चहक दे गई। और उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर हुए जॉन एलिया, उन्होंने कहा था कि चार साजों की चार साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, चार साजों की चार साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, हाँ दवा दो मगर ये बता दो मुझको आराम तो नहीं होगा। हाय 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 हाय, क्या बात, क्या दर्द बात। होता है वो भी दवा का काम करता है। तो अभी मन रो रखती हूँ कि चैन की संपदा त्याग कर अनवरत एक तरफ को चुना, याद का एक स्वेटर यहाँ नित उधेड़ा तुम्हारा बुना, लग रहा है ये लहरें मुझे, लग रहा है ये लहरें मुझे, आज अपनी लहक दे गई। लग रहा है ये लहरें मुझे, आज अपनी लहक दे गई। तितलियों ने दिए रंग मुझे,
नहीं है। एक क्लास में ले जा रहे थे, एक आदमी मोटरसाइकिल से बीच में आ गया, बोला हटो हमको थोड़ा जल्दी है। तो उन्होंने कहा ज्यादा जल्दी हो तो इसको उतार दे, तुम्हें को उतार दे। हिंदी भी जल्दी नहीं है। आइए, हिंदी का एक समृद्ध जो संकलन है वो पूरी दुनिया में ले जाकर के प्रस्तुत करने वाला लखनऊ तहजीब को पूरी दुनिया में जिन्होंने प्रस्तुत किया है, ऐसे हमारे डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, जिन्हें स्माइल मैन जाना जाता है, वो माइक पर आए, आप सब तालियां बजाकर उन्हें आमंत्रित बहुत ज्यादा जरूरी थी हमें, और हमें ऐसा लग रहा था कहीं अगर एक दो चार सेंटेंस और बोले ये हमारे गजेंद्र जी, तो कहीं मंत्री जी उठ के चल न दे कि छोड़ो सर्वेश को नहीं सुनेंगे। तब मैं अपने आप को जितना फ्लॉप महसूस करता, उतना ही मैं इस समय हिट महसूस कर रहा हूँ। एक बार हमारे घर के लोग बैठे हैं, बड़े भैया लोग, वो कहते हैं तुम बार बार ताली क्यों मांगते हो। अब वो लोग बैठे हैं तो मैं आपसे ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसे वैसे इशारे करूँ तो समझना मैं ताली बजाने के लिए कह रहा हूँ। तो हमें घर में बड़ा जवाब देना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, मुकेश भाई, एक कवि सम्मेलन था, एक कवि को हमने बुलाया, वो कविता पढ़ रहा था और तेज तेज आवाज में, और मजा नहीं आ रहा था। हमारे बड़े भैया का उसी समय हमारे पास मैसेज आया, उस पर आज ताली हो जाना कि आदमी किस तरह से सोचता है। उनका मेरे पास मैसेज आया, क्या ये कवि तुम्हें कवि सम्मेलन देता है क्या? तो मुझे लगा कि ये बड़ी बात है। कविता प्रस्तुतिकरण का भी एक नाम है, लिखने का भी। एक बच्चा रो रहा है, थोड़ा बोल रहा है, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों को लाना चाहिए, उनके कान में पड़ता है, उनको पता चलता है क्या हो रहा है। मुझे अपने बच्चे की याद आ गई, अब तो वो 20-22 साल का हो गया, 5 साल का था, धवल उसका नाम है। एक दिन शैतानी कर रहा था, हमारे घर में मारना अलाउड नहीं था उस समय, क्योंकि हमारे पिताजी हम लोगों को इतना मार चुके थे कि सिचुएशन हो गया था, मार की सच्ची नहीं लगती थी, इतना मारा कूटा था, हम लोग कूटे बोल गए। तो वो शैतानी कर रहा था, हमने सोचा इसको डांट दे तो हो सकता है ये डर जाए। पहली बार 19 वर्ष का हमने उससे कहा, धवल शैतानी मत करो। हमने सोचा ये डर जाएगा, लेकिन वो नहीं डरा, उसने ऐसे सीना किया। हमने कहा, धवल शैतानी मत करो, ऐसे किया, बोला करूंगा। अब मेरे पास कोई इसका काट नहीं, मैं करूँ तो क्या करूँ, अब मार भी नहीं सकते। तो मैंने उसको इमोशनल करना चाहा। हमने कहा, धवल देखो तुम शैतानी करोगे तो हम तुमको वापस करके दूसरा धवल ले आएंगे। धवल बाबू हमारे बाप निकले, बोले पापा मैं भी आपको वापस करके दूसरा पापा क्या। तो बच्चों से कतई लेना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे होते अद्भुत हैं। मैंने बच्चों में देखी है एक हंसी इंसान सरीखी। मुकेश जी का बेटा भी 18 साल का हुआ, बड़ा फंक्शन हुआ, बड़े शिष्ट बच्चे हैं उनके भी। मैंने बच्चों में देखी है एक हंसी इंसान सरीखी, शायद बचपन की किलकारी होती है भगवान सरीखी। अच्छा लगेगा आपको। मैंने बच्चों में देखी है एक हंसी इंसान सरीखी, शायद बचपन की किलकारी होती है भगवान सरीखी। एक तोतली बोली में ही अमृत घुल घुल जाता है। राजकुमार जी, आपके बच्चे छोटे हैं। एक तोतली बोली में ही अमृत घुल घुल जाता है। किस किस रस की बात करें, ये होती है रस खान सरीखी। किस रस खान सरीखी होता है। अच्छा, ये होटल बदल गया, इसका पहले दूसरा नाम था। नहीं, भगवान कसम दूसरा नाम था। हम झूठ कभी नहीं बोलते। जब हमारे सामने राजनीति के लोग बैठे हो और प्रशासन के लोग बैठे हो, पत्रकार बैठे हो, तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है। मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं, नहीं कह रहा हूँ। मतलब अच्छे लोग बैठे तो सच बोलो। अच्छा, हमें बता दें, इसका नाम बदल गया, इतना कठिन नाम है ससुरे होटल का है, यूटोपिया, पता नहीं क्या नाम है, बड़ा कठिन नाम है। यूटोपिया कुछ है ऐसे, क्या नाम? यूटोपिया। अब हमको यूटोपिया ना मिले, हमारा ड्राइवर हम घूम रहे हैं, यूटोपिया याद ना मिले ना। मुकेश जी को वैसा बिल्कुल सच्ची करता, भगवान 3:45 बजे की मैं आया नहीं था, मुकेश भाई ने यहाँ पे आके देख लिया था। हमने मुकेश भाई से कहा, मुकेश भाई ये होटलें नहीं मिल रहा है कहाँ पे? अच्छा, जल्दी में थे, कुछ अतीत आ रहे थे, तो हमसे क्या राय दी इन्होंने, उस राय पे ताली बजाना। एक जिम्मेदार आदमी कितनी अच्छी राय देता है। हमने कहा, मुकेश भाई होटल नहीं मिल रहा है। बोले सर्वेश जी ऐसा करिए, किसी जिम्मेदार आदमी से पूछ लीजिए। अब मैं जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगा। सतीश प्रभु भाई साहब, मैं जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगा। अब मुझे जिम्मेदार कोई दिख ही नहीं रहा था, आदमी सब दिख रहे थे। यही मैं कमता चला भटका, तब तक एक पुलिस के सज्जन हमको दिखे। हमने कहा ये जिम्मेदार होंगे।
क्योंकि भाई हमारे यहाँ चाहे चोरी हो, डकैती हो, लूटपाट हो, कुछ भी हो, सारी जिम्मेदारी पुलिस पे रहती है। मतलब पुलिस करती नहीं है, नहीं करती पुलिस, करती कभी नहीं करती। जो लोग करते हैं, अब इस बात बता रही है, जो लोग करते हैं पुलिस उनके साथ करती है। तो पुलिस के भाई खड़े थे, मैंने गाड़ी को कोई शीशा नीचे किया, वैसा ही होटल कौन सा क्या कहा, वो हमको देखते रहे, अच्छा चल रही है। बोले किसी आदमी से पूछ लो। हालत खराब है भाई, अमरीश कहता मेरी हालत खराब है, पुलिस के भाई कह रहे किसी आदमी से पूछ लो। क्या पुलिस आदमी नहीं होती क्या? अच्छा, मैं आने की जल्दी थी, मुकेश भाई ने कहा था आप जल्दी आइएगा, हम और आप अतिथियों का स्वागत करेंगे। हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक जीप खड़ी थी, लखनऊ पुलिस लिखा हुआ, बिल्कुल सच्चे करना। तो मैं उतर के गया, उसमें बड़े अफसर बैठे थे, अफसर थे। तो आपको भी मैं बता दूं, अगर किसी अफसर के पास जाएं तो आप उतर के जाएं, वरना वो आपकी उतार दे। मैं उतर के गया, हमने कहा भाई साहब ये होटल कहाँ है? नाम नहीं याद है। तो बोले क्यों? हमने कहा हमको वहाँ जाना है। बोले क्यों? हमने कहा वहाँ कवि सम्मेलन है। बोले क्यों? हम समझ गए बड़ा अफसर है। बड़े अफसर की परिभाषा बताता हूँ, पूरा ऑडिटोरियम ताली हो जाए। बड़ा अफसर वही होता है जिसको ये न पता हो कि हमारे शहर में कब, क्यों और क्या हो रहा है। तो बड़ा हाँ, वहाँ वो तो बड़ी तगड़ी घटना है। मैं जयवीर भाई साहब क्या गया था, तो हम लोग बैठे हुए थे, काशी के लिए बातचीत हो रही थी, ये किया जाए वो किया जाए। ओम प्रकाश सिंह जी भी पूर्व पर्यटन मंत्री, वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा जेल को बाहर कर दिया जाए और 40 एकड़ जमीन कुछ हो तो किया जाए। तो जयवीर जी ने हमसे कहा सर्वे जी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप चुपचाप बैठे। हमने कहा भाई साहब माफ करो, न तो हमको जेल जाना है और न मेरे पास 40 एकड़ जमीन है, तो मैं बोल के क्या करूँ? आप जेल में कभी सम्मेलन कराओ तो मैं आ सकता हूँ। तो ये घटनाएं होती है, इनसे छुटीलापन मिलता है। जो आपको हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए अगर एक लम्हा भी मिल जाए तो उसको जी लिया करिए, बिल्कुल जी लिया करिए, क्योंकि ये आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ तनाव है। घर में कोई बीमार है, कोई दिक्कतें हैं, गैस खत्म हो गई है, पता चला पत्नी का मन नहीं है खाना बनाने का तो आप खाना बना रहे हैं, मतलब तमाम सारी दिक्कतें होती है, तमाम। ये गजेंद्र है, हमसे बोला भैया हमको जल्दी जाना है घर। हमने कहा क्यों? बोला तुम्हारी बहू जो है वो बिना हमारे खाना नहीं खाती। हमने कहा अच्छा, इतनी पतिव्रता पत्नी? बोल नहीं भैया, पहले जाऊं बनाऊं तब खाए। तो इसी किस्म के सारे पति यहाँ बैठे हैं, ज्यादा मुस्कुराए ना, मैं जानता हूँ। तो मैं यहाँ पहुंचा, तब तक मैं रास्ते में सोचता रहा कि उस पुलिस के भाई ने ये क्यों कहा कि किसी आदमी से पूछ। मैं सोचता रहा, मैं हिंदी साहित्य का आदमी हूँ, और तो मैं सोचता रहा कि आखिर उसने क्यों कहा। तो मैंने एक रिसर्च की, मैं वो रिसर्च आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आनंददायक रिसर्च हो तो आप लोग उसका एंजॉयमेंट कीजिएगा। एक बार जरा सी ताली बजाए, आप लोग जरा सा अप्रिशिएट कर दीजिए। पुलिस का चित्र, हेमंत भाई साहब बस 5 मिनट और। अच्छा आप सुन, अच्छा हाँ, आप अध्यक्ष है ना पत्रकार यूनियन के। जब अध्यक्ष एक ताली हो जाता है तो सारे लोग ढूंढ पड़ते हैं, जैसे नेता छींकता है तो सारी जनता को जो काम हो जाता है, ऐसे होता है। आप उसी के नेता हैं। तो हमने एक रिसर्च की, आप लोग भी बहुत आनंद लेना और मस्ती के। तो कह रहे हैं हाँ ठीक है ले लेंगे। पुलिस का चित्र अपने सामने रखे हो, मेरी रिसर्च। पुलिस जो और इसमें शामिल होना तभी आनंद आएगा। पुलिस जो टोपी लगाती है, टोपी स्त्रीलिंग। पुलिस जो वर्दी पहनती है, वर्दी स्त्रीलिंग। बेल्ट स्त्रीलिंग, सीटी स्त्रीलिंग, मोटरसाइकिल स्त्रीलिंग, जीप स्त्रीलिंग, तफ्तीश स्त्रीलिंग, इंक्वायरी स्त्रीलिंग, पूछताछ स्त्रीलिंग, डायरी स्त्रीलिंग, धारा स्त्रीलिंग, गिरफ्तारी स्त्रीलिंग, हथकड़ी स्त्रीलिंग, कचहरी स्त्रीलिंग, सुनवाई स्त्रीलिंग, सजा स्त्रीलिंग, जेल स्त्रीलिंग, कोठरी स्त्रीलिंग, जमानत स्त्रीलिंग और रिहाई स्त्रीलिंग। इसलिए पुलिस टॉप टू बॉटम स्त्रीलिंग होती है। ये मैंने सुना तो देखा मुकेश भाई के बगल में वो शादी वर्दी में इंस्पेक्टर साहब खड़े, बोले और डंडा तो पुलिंग होता है। हमने कहा अब हेमंत भाई साहब की दोस्ती काम आएगी। अब हमने जो जवाब दिया उस पर आनंद लीजिएगा। हमने कहा भाई साहब पुलिस हमेशा लाठी चार्ज करती है और लाठी स्त्रीलिंग होती है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बोले थाना तो पूरा पुल्लिंग होता है। तो अब आपका फिर से आनंद उत्सव मने।
हमने कहा जिसके एक तरफ चौकी और एक तरफ कोतवाली, क्या कर लेगा थाना का। लेकिन मैं बहुत समझदार आदमी हूँ, मैं अपनी बात से असहमत होता हूँ। समझदार आदमी वही है प्रभुनाथ राय जी जो मौका पड़ने पर खुद अपनी बात से असहमत हो जाए। पुलिस पुल्लिंग भी होती है। पूछा कैसे? हमने कहा कभी अकेले में मिलो उससे। अब अकेले मिलो मतलब ये नहीं कि घूमते हो कि किसी अंधेरी गली में मिल लो, अकेले में मिलो का अर्थ है कि किसी पुलिस को आप सिंगल देखें तो हमेशा पुल्लिंग होता है। मैं अपनी रिसर्च का खंड खा आपके सामने रखता हूँ। 4-5 लोग ताली बजाइए मेरी। सिपाही पुल्लिंग, दीवान पुल्लिंग, दीवान साहब खड़े, दीवान पुल्लिंग, सब इंस्पेक्टर पुल्लिंग, इंस्पेक्टर पुल्लिंग, सीईओ पुल्लिंग, एसपी पुल्लिंग, डीआईजी पुल्लिंग, आईजी पुल्लिंग, सिर्फ हमारे लखनऊ के आईजी पांडा जी को छोड़ के आईजी पुल्लिंग, डायरेक्टर जनरल पुल्लिंग। अर्थात अब हिंदी का उत्सव मने आनंद का उत्सव मने, अर्थात पुलिस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को, यानी जब उसको जैसी जरूरत पड़ती है वैसा रोल कर देता है। लेकिन अब जो मैं सेंटेंस कहने जा रहा हूँ उसमें हमारे पुलिस के भाई भी ताली बजाएं और जनता भी ताली बजाए, जयवीर भाई साहब भी ताली बजाएं, पत्रकार भी ताली बजाएं। जिस दिन हमारे देश की राजनीति हमारी इस पुलिस को वास्तव में पुल्लिंग बने रहने का अवसर प्रदान कर देगी, 1 महीने के अंदर हमारे देश से सभी आतंकवादियों का जड़ हो सकता है। मैं 2 झड़काएं सुनाता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ, नहीं तो फिर जयवीर भाई साहब संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, मेरा कहीं पर्यटन न करा दें यहाँ से, तो मैं जल्दी से अपनी बात 2 झड़काएं रखता हूँ। हम अपने मित्र इंजीनियर साहब के घर गए। मैं इसके पहले हमेशा भ्रष्ट बोलता हूँ, लेकिन यहाँ भ्रष्ट कोई है नहीं तो भ्रष्ट नहीं बोलूंगा। हम अपने मित्र इंजीनियर साहब के घर गए, देखा इंजीनियर साहब मर गए, बदली हुई है। अरे आप आनंद लेना अभी। हम अपने मित्र इंजीनियर साहब के घर गए, देखा इंजीनियर साहब मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी साहब कैसे मर गए? क्या कोई जहर पिया था अथवा कोई एसिड लिया था या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? कोई जहर पिया था अथवा कोई एसिड लिया था या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? वो बोली, भाई साहब ना ही इन्होंने जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन अब तैयार हो जाओ, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका। अंतिम छड़िका कोलकाता में एक फ्लाईओवर गिरा। ये छड़िका मैंने तब लिखी, एक फ्लाईओवर गिरा, उसके नीचे 34 मजदूर दबकर मर गए। जिस कंपनी ने उसको बनाया था, ये 10-12 साल पुरानी बात है, सबको पता है। तो जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसने बनाया था, उससे जब इंक्वायरी हुई तो उसने अंग्रेजी में कहा कि दिस इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप, दिस इज एक्ट ऑफ गॉड। उस कंपनी ने ये लिखित कहा। मुझे लगा नहीं ये गलत है, मुझे लगा नो, दिस इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज एक्ट ऑफ फ्रॉड। मुझे ये लगा, तभी एक छड़िका बनी थी। इससे अच्छा व्यंग्य सलीके से नहीं किया जा सकता, मुझे ऐसा लगता है। विभाग ने पुल पर यह इल्जाम लगाया, विभाग ने पुल पर यह इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। हमारे बड़े भाई साहब बैठे आर्किटेक्ट हैं। विभाग ने पुल पर यह इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल बहुत घबराया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया। जुड़े रहना सब पढ़े लिखे लोगों, ऐसा मुझे लग रहा है। पुल बहुत घबराया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया। लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई, उसकी हर दलील, हर याचना जांच कमीशन के सामने धुनी गई। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। ये कोई व्यंग्य नहीं है, ये व्यंग्य की भूमिका है। अगली 2 पंक्तियां व्यंग्य है, व्यंग्य का शीर्ष है, आपके सामने सौंपता हूं कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल
अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे विभागीय इल्जाम को किसी तरह सहन कर गया। तैयार। कुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे विभागीय इल्जाम को किसी तरह सहन कर गया और अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। मैं चाहता हूँ कि आज मुस्कुराहट के साथ सुनिए। मैं 2 पंक्तियां फिर सुनाना चाहता हूँ। हमारे देश में, देश के बाहर चीन है। चीन चाहे जो कुछ कर डाले, हमको लगता है कुछ नहीं कर रहा है, मतलब हमको दुश्मन ही नहीं नजर आता है। तो चाहे सिक्किम ले जाए, चाहे दिल्ली तक आ जाए, हमें लगता है चीन कुछ नहीं कर रहा है। और अगर पाकिस्तान हमारा एक विकेट भी गिरा दे तो हमको लगता है इसको मतलब हमारा परमानेंट दुश्मन पाकिस्तान। मैं आपसे ठाके लगवाते हुए इस गोष्ठी का स्थगन करना चाहता हूँ। हमारे सैनिक जब युद्ध करने जाते हैं तो हौसले के साथ जाते हैं। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के सैनिक भी हौसले के साथ ही लड़ने आते होंगे। हमारे सैनिक जब जाते हैं तो माता पिता का आशीष लेकर के जाते हैं। मेरा पक्का यकीन है कि वो भी अपने वालिदैन की दुआएं लेकर के ही लड़ने आते होंगे। हमारे सैनिक भी लाम पर से अपने घर को चिट्ठी लिखते हैं। पाकिस्तान के सैनिक भी चिट्ठी लिखते होंगे। मैं पाकिस्तान के सैनिक की 10 सेकंड की एक चिट्ठी आपके सामने रखता हूँ, आपकी मुस्कुराहटें आमंत्रित करता हूँ और इस शाम को, अवध की शाम को और रंगीन बनाने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान के सैनिक की चिट्ठी। जान से भी ज्यादा अजीज बेगम जहां आरा, अस्सलाम वालेकुम। हम हिंदुस्तान की फौज से जी तोड़ जंग कर रहे हैं। एक एक शब्द से जुड़े रहिएगा, नहीं स्लिप हो जाएगा। हम हिंदुस्तान की फौज से जी तोड़ जंग कर रहे हैं। हमारे सिपाही जियाले बनकर हिंदुस्तान की फौज से टकरा रहे हैं। बेगम, परसों की बात है, हमने हिंदुस्तान की फौज को मजबूर कर दिया कि वो हमें 5 किलोमीटर पीछे खदेड़े। कल शाम की बात है बेगम, हम और 2 किलोमीटर कराची की तरफ आए हैं। अगर जंग ऐसे ही चलती रही बेगम तो इंशाअल्लाह ईद घर पे ही मनाएंगे। बहुत धन्यवाद। हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे। मुकेश भाई कहाँ हैं? हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे। इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा एक बार अपनी तालियों से बता दीजिए। अपनी कविता के लिए, इस आयोजन के लिए, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के लिए, डॉक्टर सोन रूपा के लिए और प्रिय गजेंद्र के लिए आपकी तालियां मांगता हूँ। अच्छा लगा आपको? हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे। इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। दुनिया कुछ कहती तो कह ले, लेकिन कोई फर्क नहीं, बस पैमाना बना रहे और ये मैखाना बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।